स्वागत है आप सभी का बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। वक्फ संशोधन बिल को लेकर बीजेपी अब खुले तौर पर मुसलमानों के बीच जाने वाली है। पिछले 12 साल का वक्फ का लेखा जोखा मुसलमानों के सामने रखा जाएगा और इसके लिए बीजेपी के मुस्लिम कार्यकर्ता ही पार्टी लाइन में काम करेंगे। देहरादून में बीजेपी ने इसे लेकर कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए। सीएम धामी का यहां मुस्लिम महिलाओं ने जोरदार स्वागत किया। सीएम ने सख्त संदेश दिया कि वक्फ बोर्ड के चलते गरीब मुस्लिमों को फायदा नहीं मिला और अब ये आगे नहीं चलेगा। अब पूरे राज्य में बीजेपी के वर्कर जाएंगे और वक्फ बोर्ड की 39 लाख एकड़ जमीन का फायदा गरीब मुस्लिमों को मिलने की बात समझाएंगे। सीएम धामी ने कहा कि देश की जमीन अब गरीब मुस्लिमों के काम आएगी। पहले वक्फ के नाम पर संपत्तियों को कब्जा किया जा रहा था, अब एक एक इंच जमीन का सदुपयोग हो सकेगा। 2013 तक 18 लाख एकड़ की जमीन वक्फ के पास नहीं थी, लेकिन 13 साल से 39 लाख एकड़ जमीन हो गई है, लेकिन किसी गरीब का कोई फायदा नहीं हुआ। कोई कानून नहीं, किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं। लगातार संपत्तियों को केवल वक्फ के नाम पर जो कब्जा किया जा रहा था, इस ऐतिहासिक कानून के आने से उन पर लगाम लगेगी और एक एक इंच जो जमीन है उस जमीन का सदुपयोग होगा। जो तुष्टीकरण के कारण से, तमाम संशोधनों के कारण से 2 बार देश के अंदर जो संशोधन हुए, उससे असीमित मात्रा में, असीमित संख्या में जमीनें एकत्र हो गई और 2013 तक 18 लाख एकड़ भूमि जो वक्फ के पास होती थी, वो 12 सालों में, यानी कि 2013 से 2025 के बीच 39 लाख एकड़ हो गई। लापरवाह अफसरों के साथ साथ सालों से रेपुटेशन पर दूसरे विभागों में जमे अफसरों के खिलाफ सीएम धामी का एक्शन शुरू हो गया है। शुरुआत पीएमजीएसवाई से हुई। यहां पर मुआवजा वितरण से लेकर सड़क से जुड़े हुए अन्य कामों में लापरवाही बरतने पर कुमाऊं रीजन के चीफ इंजीनियर एसएन सिंह समेत 6 इंजीनियरों पर गाज गिरी है। सीएम धामी के निर्देश पर यह एक्शन हुआ है। एसएन सिंह का डेपुटेशन खत्म कर उनको उनके मूल विभाग सिंचाई विभाग में वापस भेज दिया गया है। सड़क से ही जुड़े एक अन्य केस में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मीना भट्ट, असिस्टेंट इंजीनियर संजय तिवारी को भी कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। और ऋषिकेश के पास गरुड़ चट्टी इलाके में अचानक से राफ्ट पलट गया। इस हादसे में एक पर्यटक की मौत हो गई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। बताया जा रहा है कि राफ्टिंग शिवपुरी से शुरू हुई थी। जैसे ही राफ्ट गरुड़ चट्टी पुल के पास पहुंची, तभी अचानक से गंगा में पलट गई, जिससे राफ्ट में सवार सभी पर्यटक गंगा में बहने लग गए। गाइड ने एक एक करके सभी पर्यटकों को राफ्ट पर चढ़ाया। इस दौरान देहरादून निवासी सागर नेगी बेहोश भी हो गए, जिसको किसी तरह गंगा किनारे से सड़क पर लाया गया और एम्बुलेंस से ऋषिकेश सरकारी अस्पताल पहुंचाया गया। यहां डॉक्टरों ने जांच के बाद सागर को मृत घोषित कर दिया था। लेकिन फिर भी डूब। और ऋषिकेश के तपोवन में नीम बीच पर नहाने के दौरान 3 पर्यटक गंगा में डूबने लग गए, जिनको राफ्टिंग गाइडों की सहायता से जल पुलिस ने सकुशल बचा लिया। जान बचाए जाने पर तीनों पर्यटकों ने पुलिस और राफ्टिंग गाइडों का आभार व्यक्त किया। दरअसल देहरादून से आए 3 पर्यटक नीम बीच पर घूमने के लिए गए। गर्मी होने की वजह से तीनों गंगा में नहाने के लिए उतर गए। गंगा की गहराई का अंदाजा नहीं होने की वजह से तीनों बहने लग गए। तभी कुछ दूर ड्यूटी कर रहे जल पुलिस के जवानों ने गंगा में छलांग लगा दी। वहीं 2 राफ्टिंग गाइड भी पर्यटकों की जान बचाने के लिए गंगा में कूद गए। फिर तीनों को सुरक्षित बचा लिया गया। बॉलीवुड एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला एक बार फिर से विवादों में घिर गई हैं। एक इंटरव्यू में उन्होंने दावा किया कि 4 धाम में बद्रीनाथ मंदिर के पास उनके नाम का मंदिर है। बद्रीनाथ के पास मौजूद उर्वशी मंदिर को उन्होंने अपना मंदिर बताया। ये भी कहा कि यहाँ लोग उनकी पूजा करने आते हैं और अब उनकी इच्छा है दक्षिण भारत में भी उनका एक मंदिर बने। इस दावे पर बद्रीनाथ से जुड़े तीर्थ पुरोहित भड़क गए। तीर्थ पुरोहितों और स्थानीय लोगों ने उर्वशी के बयान पर नाराजगी जताई। बद्रीनाथ धाम के पूर्व धर्माधिकारी ने कहा, उर्वशी रौतेला का बयान दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि बद्रीनाथ धाम में जो उर्वशी मंदिर है उसके बारे में मान्यता है कि जब भगवान विष्णु ने सती के अलग अलग टुकड़े सुदर्शन चक्र से किए थे, तो वह टुकड़े 108 पीठ बने। उसी का एक टुकड़ा बद्रीनाथ धाम के निकट
बामड़ी गांव में गिरा, जहां पर आज उर्वशी देवी के नाम से पूजा अर्चना होती है। इस स्थान पर नवरात्रों में विशेष पूजा अर्चना भी की जाती है। सोशल मीडिया पे एक खबर बड़ी तेज चल रही है। उर्वशी रौतेला कोई अभिनेत्री है और बद्रीनाथ में अपने नाम का मंदिर होने की बात कर रही है। ये बात बिल्कुल गलत है। उर्वशी मंदिर बद्रीनाथ में है, लेकिन उर्वशी भगवती सती जो भगवान शंकर की पत्नी थी, उनके शरीर के कई अंग जगह जगह गिरे और पूरे भारतवर्ष में 108 मंदिर, 51 शक्तिपीठ और उसी में बदरयाम उर्वशी तथा बद्रीनाथ में उर्वशी यानी उरु भाग गिरा उर्वशी, और ये उर्वशी मंदिर भगवती सती का है, भगवती दुर्गा के रूप में है। और उत्तरकाशी में श्री 5 गंगोत्री मंदिर समिति, जिस गंगोत्री मंदिर की बात की जा रही है, आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं उत्तरकाशी में श्री 5 गंगोत्री मंदिर को लेकर। जो मंदिर है गंगोत्री मंदिर, वो भी श्री 5 मंदिर समिति के नाम पर नहीं है। और साथ ही जितनी भी हमारी भूमि है, जो न तो धारा, न तो वो 4 की वर्ग 4 के अंदर है, ना ही वो उसका कोई पट्टा मिला है। ये हैं श्री 5 मंदिर गंगोत्री समिति के अध्यक्ष पंडित सुरेश सेमवाल। इनका कहना है कि आज तक गंगोत्री मंदिर की जमीन समिति के नाम पर रजिस्टर्ड ही नहीं है। गंगोत्री धाम में दर्जनों होटल, ढाबे, दुकानें और आश्रम मौजूद हैं, लेकिन उनकी जमीनों का कोई भी साफ राजस्व का रिकॉर्ड नहीं है। और इसके पीछे मुख्य कारण है गंगोत्री धाम में भूमि बंदोबस्ती ना होना। यानी यहां न कोई खसरा है, न खतौनी और न ऐसा कोई रिकॉर्ड जो ये बताए कि कौन सी जमीन किसके नाम है। गंगोत्री धाम ही नहीं, प्रदेश के दूर दराज के बहुत सारे इलाकों में भी ऐसी स्थिति ही बनी हुई है। जो 62 में रेवेन्यू रिकॉर्ड में स्थितियां दर्ज हैं, उनमें और आज जो धरातल पर स्थितियां हैं, उसमें धरती आसमान का अंतर आ गया। लोगों ने जमीन बेची है, खरीदी है, लीज पट्टे हुए हैं, औद्योगिक क्षेत्र में गई हैं जमीनें। अंतिम भूमि बंदोबस्ती कार्यक्रम 1960 में चला था। उसके बाद से आज तक भूमि बंदोबस्ती नहीं हुई है। तब गंगोत्री धाम जैसे दुर्गम क्षेत्रों में 1960 में भी भूमि बंदोबस्ती नहीं हो पाई थी। 1960 के बाद भी अब तक कम से कम 3 बार भूमि बंदोबस्ती हो जानी चाहिए थी, लेकिन हुई नहीं। इसके चलते वास्तविक लैंड रिकॉर्ड में भारी गड़बड़ी की स्थिति बनी हुई है। हमारा बंदोबस्त काफ़ी साल पहले हुआ था, 50-60s में, और आज के समय में इसकी आवश्यकता और बढ़ गई है। ये मुश्किल काम है, लेकिन इस पे हमें काम करने की जरूरत है और सरकार इस पे जरूर आगे कार्रवाई करेगी। दशकों से भूमि बंदोबस्ती न होने के कारण चकबंदी जैसे बड़े और जरूरी प्रोजेक्ट भी धरातल पर नहीं उतर पाए, क्योंकि कई जगह लैंड का रिकॉर्ड ही नहीं है और जहां रिकॉर्ड है वहां पिछले 3 दशकों में जमीन का स्टेटस सिरे से बदल चुका है। लिहाजा भूमि बंदोबस्ती का न होना एक बड़ी समस्या बनती जा रही है। देहरादून से न्यूज 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। और उत्तराखंड में मोटे अनाज के साथ कीवी की अगर बात करें तो कीवी की पैदाइश को भी लेकर काफ़ी ज़्यादा खबरें आ रही हैं। मोटे अनाज के दाम को लेकर कीवी की खेती पर खर्च होंगे 894 रुपये। कीवी ड्रैगन फ्रूट पे खेती पर 80% सब्सिडी होगी। उत्तराखंड में मोटे कीवी और ड्रैगन फ्रूट की खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। शुक्रवार को कृषि मंत्री गणेश जोशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी जानकारी दी। कीवी की खेती को बढ़ावा देने के लिए साल 2031 तक 894 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। तो खेती को बढ़ावा देने के लिए खर्च पर 70% सब्सिडी राज्य सरकार देगी।
जबकि 30% किसान को लगाना होगा। हरिद्वार और उधम सिंह नगर को छोड़कर 11 जिलों में इनकी खेती होगी। ड्रैगन फ्रूट की खेती के लिए अगले 3 साल में 15 करोड़ का बजट रखा गया है। पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, चंपावत, चमोली, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी को छोड़कर बाकी 7 जिलों में इसकी खेती होगी। ड्रैगन फ्रूट की खेती के लिए 80% सब्सिडी दी जाएगी। वहीं सेब की फसल को बचाने के लिए 22 कोल्ड स्टोरेज बनाए जाएंगे। कीवी जो है 5 साल में करीब हालांकि 3.5 जनवरी फल दे रहा है, क्योंकि हम इस योजना को अभी लाए हैं और पिछले वर्षों की तुलना में जहां हमने 93,000 पौध लगाई थी, इस बार 2 लाख से अधिक पौध हमने लगाई है। और निश्चित ही जब रोपण ज़्यादा होगा तो उत्पादन भी ज़्यादा होगा। कांग्रेस में रहकर बीजेपी का साथ देने वाले नेता अब हाईकमान के टारगेट पर हैं। ऐसे नेताओं को बीजेपी का स्लीपर सेल कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष भी कह चुके हैं। पर सवाल है कि कांग्रेस स्लीपर सेल के तौर पर काम करने वाले नेताओं की पहचान करेगी कैसे और क्या वाकई ऐसे करने से फायदा होगा? कांग्रेस में रहकर कुछ नेता बीजेपी के लिए काम करते हैं। ये बात कांग्रेस नेता राहुल गांधी खुलकर भले अब कह रहे हों, लेकिन उत्तराखंड कांग्रेस में ये बात लंबे वक्त से कही जा रही है। स्लीपर सेल कांग्रेस को बर्बाद कर रहा है। ये बात कुछ महीने पहले कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने भी कही थी। ऐसे ही नेताओं को पार्टी से बाहर और साइडलाइन करने की बात राहुल गांधी कर रहे हैं। साफ है कि अगर स्लीपर सेल हैं, तो मौजूदा नेताओं में ही शामिल होंगे। पर सवाल है कि ऐसे विभीषणों की पहचान होगी कैसे? मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के चेहरे को नूरानी बताते हैं, कांग्रेस नेतृत्व को कमजोर बताते हैं, तो यही पहचाने हैं स्लीपर सेल की। और क्या पहचान? स्लीपर सेल पे कोई सींग तो 4 निकलने आएंगे या टांगें उसकी 8 हो नहीं जाएंगी। तो यही है, उनके बयानों से ही किस तरह से वो अपने बयानों से राजनीतिक फायदा बीजेपी को समय समय पर और खासतौर पे चुनाव के समय पहुंचाते हैं। यही स्लीपर सेल की पहचान। कांग्रेस नेताओं को लगता है कि ऐसे नेताओं की पहचान करना मुश्किल काम नहीं है। तो अगर पहचान हो गई और राहुल गांधी के एक्शन प्लान पर काम हुआ, तो क्या बीजेपी के मददगारों के बाहर जाने से उत्तराखंड में कांग्रेस को फायदा होगा, जहां 2014 के बाद पार्टी के हारने और नेताओं के बीजेपी में भागने का सिलसिला आज भी जारी है? निश्चित ही होगा। हो सकता है कुछ लोगों को लगे कि इतने लोग जा रहे हैं, इतने लोगों को हटा दिया, ये लगेगा, हो सकता है। लेकिन आने वाले लंबे समय के लिए वो एक अच्छा होता है। कभी कभी जो अंग हाथ पैर में से कोई सड़ जाता है तो उसकी सर्जरी की जाती है। हर समय दवा पट्टी से नहीं होता। जब कम कोई चीज़ खराब हुई है, दाना हुआ है, तो दवा से ठीक हो जाता है। लेकिन जब कोई चीज़ सड़ जाती है, उसको अंग को अपने से अलग करना ही बेहतर रहता है पूरे शरीर को बचाने के लिए। राहुल गांधी की बात से कांग्रेस के उन नेताओं के चेहरे खिले हैं जो लगातार स्लीपर सेल पर सवाल उठाते रहे हैं। तो उन नेताओं की जरूर टेंशन बढ़ी होगी जो ये काम कर रहे हैं। गोविंद पाटनी के साथ दीपांकर भट्ट, देहरादून। और नैनीताल में फेल हो रही यातायात व्यवस्था पर अब खुद हाईकोर्ट मॉनिटर कर रहा है। हाईकोर्ट ने चीफ जस्टिस ने नैनीताल में सुबह ट्रैफिक को लेकर निरीक्षण किया और शहर के पार्किंग स्थलों को भी देखा है। अशोक सिनेमा के पीछे की पार्किंग निर्माण की जानकारी ली। हालांकि गुरुवार को कोर्ट ने इसी पार्किंग निर्माण के काम पर रोक लगाई थी। चीफ जस्टिस ने सड़क चौड़ीकरण के कामों के साथ मॉल रोड का भी निरीक्षण किया। पहले हाईकोर्ट के आदेशों का उल्लंघन, उसके बाद प्रतिबंधित वाहनों को पास बांट दिए गए, जिसके बाद नैनीताल नगर पालिका पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं और बीजेपी ने तीखे आरोपों की झड़ी लगा दी है। नैनीताल पालिका का एक और कारनामा उजागर हुआ। यहाँ अधिकारियों और नेताओं की ऐसी मिलीभगत चल रही है कि प्रतिबंधित वाहनों को रेवड़ी की तरह पास बांटे जा रहे हैं। हालात ये है कि जो वाहन पास सिर्फ शहर के लोगों के बनने थे, पालिका ने अल्मोड़ा, बागेश्वर, चंपावत के वाहनों के बना दिए। इतना ही नहीं, बल्कि हाईकोर्ट द्वारा जिन वाहनों के चलने पर ही नैनीताल में रोक लगाई गई है, उन गाड़ियों के भी पास भी बनाए जा रहे हैं। और ये गाड़ियाँ माल रोड पर बेरोक टोक के पुलिस के सामने ही दौड़ रही हैं। नगर पालिका नैनीताल से अपने आसपास के जो गांव हमारे भवाली हो, खुरपाताल हो, बजून हो, पंगुट हो, इनका लगातार रात दिन का रिश्ता नैनीताल से है। उन गाड़ियों के पास नैनीताल में नहीं बन पा रहे हैं। लेकिन आपके माध्यम से हमने देखा
कि जिन गाड़ियों के नंबर जिले से बाहर के नंबर हैं उनके यहाँ लगातार पास बन रहे, भले यूपी के नंबर हों और नैनीताल जिले से बाहर के नंबर हों, उनके लगातार यहाँ पास बने, तो बहुत गंभीर विषय है। दरअसल नैनीताल की जाम की समस्या के हल के लिए हाईकोर्ट ने 2017 के बाद टैक्सी गाड़ियों को बंद किया था, तो अन्य जिलों के साथ बाहरी राज्यों की टैक्सी नैनीताल काम करने पहुंच गई। इन वाहनों को शहर से बाहर खड़ा किया जाना था, लेकिन इन लोगों ने जुगाड़ से पास तैयार करा लिया और शहर की पार्किंग पर कब्जा कर लिया। वहीं शिकायतों के बाद डीएम नैनीताल ने ईओ को फटकार लगाई, तो ईओ ने पालिका अध्यक्ष को इसके लिए जिम्मेदार बता दिया। जब पालिका अध्यक्ष से बात करने की न्यूज़ 18 ने कोशिश की तो उन्होंने कुछ बोलने से इनकार कर दिया। वहीं प्रशासन अब कार्रवाई की बात कर रहा है। कुछ अनऑथराइज्ड तरीके से वाहनों को पास इशू किया जाना जो ऑनरेबल कोर्ट ने ऑर्डर किया हुआ है 2017 के बाद के पंजीकृत वाहनों के संबंध में, उसके उल्लंघन की भी 1-2 शिकायतें सामने आई हैं। इसको हम विस्तृत रूप से दिखवा रहे हैं और पालिका को एक नोटिस भी हम लोग इस मामले में परिवहन विभाग की तरफ से भी इशू कर रहे हैं। पर्यटन की बैठक में ये सारे मुद्दे उठे हैं तो ईओ नगर पालिका को फटकार भी लगी है। हालांकि ईओ नगर पालिका ने इन सारे पासों के लिए चेयरमैन नगर पालिका को जिम्मेदार बताया है, लेकिन सवाल ये बड़ा है कि आखिरकार जिन गाड़ियों के पास नैनीताल वालों के बनने चाहिए थे वो बाहरी जिलों के कैसे बन गए हैं? क्या इसमें कोई भ्रष्टाचार तो नहीं? वीरेंद्र बिष्ट, न्यूज़ 18 नैनीताल। उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद के 10वीं और 12वीं के परिणाम कल यानी 19 अप्रैल को घोषित किए जाएंगे। इसके लिए परिषद तैयारियों में जुट गया है। शनिवार को बोर्ड के 2,16,000 परीक्षार्थियों की मेहनत का परिणाम आएगा। इस बार 10वीं में करीब 1,10,000 और 12वीं में 1,06,000 से ज्यादा परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी है। बोर्ड का रिजल्ट www.ubsc.uk.gov.in पर देखा जा सकेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी स्टूडेंट्स को रिजल्ट के लिए शुभकामनाएं दी हैं। सभी हाई स्कूल और इंटर के सभी परीक्षा में सम्मिलित होने वाले सभी छात्रों को, छात्राओं को बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि उनका रिजल्ट आएगा, उनके उज्जवल भविष्य का निर्माण करेगा। आगे चलकर विभिन्न क्षेत्रों में जाएंगे और सबका उज्जवल भविष्य हो, सब आगे बढ़े और प्रदेश और देश में और दुनिया में जाकर राज्य का और देश का नाम रोशन करें। पिथौरागढ़ में नेपाल बॉर्डर से सटे एक स्कूल के टीचर की पहल रंग लाई है। यहाँ स्कूली बच्चों को अब एआई टीचर पढ़ा रही है। दावा है कि उत्तराखंड ही नहीं बल्कि ये देश का पहला ऐसा सरकारी स्कूल है जहाँ छात्र एआई टीचर से पढ़ रहे हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी का नाम क्या है? उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं। उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री जी का नाम क्या है? उत्तराखंड शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत है। न ये अमेरिका का कोई स्कूल है और न ही यूरोप का। ये प्राइमरी स्कूल है पिथौरागढ़ का, जहां रोबोट की शक्ल में एआई टीचर बच्चों को पढ़ा रही है। उससे जो भी सवाल पूछा जाता है वो चुटकी में उसका जवाब देती है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी का नाम क्या है? उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं। जाजर चिंगरी में ये प्राइमरी स्कूल है जो नेपाल बॉर्डर से करीब 40 किलोमीटर की दूरी पर है, जहां आसानी से आज भी जरूरी चीजें नहीं मिल पाती हैं। लेकिन टेक्नोलॉजी के साथ कदम से कदम मिलाने के लिए यहाँ के टीचर चंद्रशेखर जोशी ने बेहद ही सराहनीय काम किया है। बच्चों की एक कहानी सुनाइए। मुखिया, औलाद, किसान, भूख के लोग पानी की जरूरत के लिए एक ही कुएं पर निर्भर थे। दूसरे कुएं से पानी भरते ताकि उनके छात्र पीछे ना रह जाएं। इस एआई टीचर को इको नाम दिया गया है, जिसे तैयार करने में करीब 4 लाख रुपए लगे हैं। इंटीरियर क्षेत्रों में है जहाँ पर अध्यापक नहीं है, स्कूल में सुविधाएं नहीं है, वो टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ जानते ही नहीं है। जब उन्हें इसके बारे में जानकारी मिलेगी एआई टीचर के बारे में, तो इसका निश्चित रूप से बच्चों के सर्वांगीण विकास में उनको फायदा मिलेगा। रोबोटिक टीचर से पढ़ाई का आइडिया चंद्रशेखर को चीन में रहने वाले उनके एक दोस्त की मदद से मिला। उसी दोस्त की मदद से रोबोट पिथौरागढ़ पहुंचा। बाद में इसे तैयार किया गया, लेकिन स्कूल के आसपास आज भी 5G सिग्नल नहीं है। इसके बावजूद स्कूल में 4G सिग्नल की मदद से एआई टीचर बच्चों को पढ़ा रही है। इंटरनेट सिग्नल कमजोर होने की वजह से एआई टीचर स्कूल के आंगन में बच्चों को पढ़ाती है। बहुत सारा धन खर्च हुआ है क्योंकि मैं अपना वेतन भी विद्यालय को दान करता हूं। तो आज मेरे स्कूल के बच्चे फुल एंजॉय के साथ, आनंदम के साथ, एआई टीचर के साथ अपनी
बातों को, अपने प्रश्नों को रख रहे हैं और उनका उत्तर उन्हें मिल रहा है। दावा है कि देश के किसी भी सरकारी स्कूल में ऐसी पहल नहीं हुई है, लेकिन ऐसा प्रयोग शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा बदलाव जरूर ला सकता है। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजय वर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। उत्तराखंड की फेमस पौची और गलोबंद खरीदना अब लोगों की जेब से बाहर होता जा रहा है। इसकी वजह है सोने के दामों में रिकॉर्ड उछाल। हालांकि शादियों का सीजन है तो इसका एक बेहतर ऑप्शन गोल्ड बेचने वालों ने भी निकाल लिया है। देखिए रिपोर्ट। पहाड़ की हर महिला की पसंद होती है उसकी कलाई इन खूबसूरत पौछी से सजे, लेकिन सोने के दामों में जिस तरह की बढ़ोतरी हो रही है, नई नवेली दुल्हन को इन्हें पहनने के लिए अपनी जेब कुछ ज्यादा ही ढीली करनी होगी। 10 ग्राम सोने का दाम 1 लाख के करीब पहुंच चुके हैं। ऐसे में अब लोगों को समझ नहीं आ रहा कि शादी के सीजन में वो कैसे ज्वेलरी बनवाएं। देहरादून में ज्वेलर शॉप में लोगों की भीड़ तो है, लेकिन वो हल्की ज्वेलरी पर ही हाथ रख रहे हैं। ऐसे में सुनारों ने इसका एक तरीका निकाला है और हल्के वजन की ज्वेलरी तैयार करना शुरू कर दिया है। लोगों का कहना है कि अब लेन देन के लिए ज्वेलरी देना मुश्किल हो रहा है। सीजन में थोड़ा सा अभी है इफेक्ट है। जो लोग 10 लाख रुपए का बनाते थे वो अब 6 पे पहुंच गए। मतलब जहाँ पे वो ज्वेलरी 50 ग्राम में पूरी तैयार हो जाती थी, अब वो 25-30 ग्राम में हमें तैयार करके देनी पड़ रही है। हल्के वेट में देनी तैयार पड़ रही है। तो ये है कि एक जनरल आदमी की जो सैलरी होती है, मंथली सैलरी, वो अगर वो पूरी भी उसे दे देगा तो बहुत छोटा आइटम भी नहीं आएगा। तो सैलरी बेस्ड जो पर्सन है उनके लिए तो थोड़ा उन्हें सारा अपना जो प्लानिंग है, अगर उन्हें गोल्ड खरीदना है तो दोबारा से करना पड़ेगा। सोने के रेट में पिछले कुछ साल में 2 गुना बढ़ोतरी हुई है और इसके जल्द नीचे आने के आसार भी कम ही दिख रहे हैं। मेरे हाथ में जो ये रिंग आप देख रहे हैं, आज से 5 साल पहले इसकी कीमत मात्र 7,000 रुपए थी, लेकिन आज इसकी कीमत 20,000 के पार है। सोने के दामों में रिकॉर्ड उछाल देखने को मिल रहा है और पिछले 2 से 3 दिनों के अंदर सोना 98,000 से ज्यादा का रिकॉर्ड प्रति 10 ग्राम तक पहुंच चुका है। खास तौर पर यह असर उन लोगों की जेब पर डाल रहा है जिनके घरों में शादी या फिर कोई फंक्शन है। यानी कि अब अगर आपको सोना खरीदना है तो आपको अपनी जेब जरूर ढीली करनी पड़ेगी। कैमरा पर्सन दीपक उपाध्याय के साथ न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल। और अब आपको दिखाते हैं पहाड़ टॉप 10 न्यूज। नेशनल हेराल्ड केस में घिरे राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ कोटद्वार में बीजेपी ने प्रदर्शन किया और पुतला फूंककर नारेबाजी की। नेशनल हेराल्ड मामले में भारतीय युवा जनता मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने पिथौरागढ़ में प्रदर्शन किया और पुतला जलाया। बागेश्वर के रावत सेरा में राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में शिक्षकों की कमी के चलते एक साथ 17 छात्राओं ने नाम कटवा लिए। हरिद्वार के लक्सर क्षेत्र में एक घर में मगरमच्छ आ जाने से अफरा तफरी मच गई। वन विभाग की टीम ने मगरमच्छ को जंगल में छोड़ा। उत्तराखंड में अगले 3 दिन मौसम बदलने की आशंका, जिसकी वजह से खेतों में अपनी फसल को लेकर किसान चिंतित हैं। मसूरी में बेकाबू बस पलटने से एक यात्री घायल हो गया। बस सवार 26 यात्री सुरक्षित। देहरादून में एक हफ्ते में 18 मरीजों में डेंगू की पुष्टि, जिसमें 6 मरीज अस्पताल में भर्ती, जबकि 2 मरीजों की मौत। अल्मोड़ा में कोसी कौसानी हाईवे को चौड़ा करने के लिए केंद्र सरकार ने बजट मंजूर कर लिया है। जल्द काम शुरू होगा। हेमकुंड साहिब रूट को ठीक करने के लिए सेना के जवान घांगरिया पहुंच चुके हैं और 3 दिन बाद काम शुरू किया जाएगा। विकासनगर में मिट्टी के बर्तनों के लिए मशहूर मेले की शुरुआत हो गई है। पुलिस और फायर टीम ने लोगों को आग पर कंट्रोल करने की जानकारी दी। मशहूर ट्रैवल राइटर बिल एटकिंस की 90 साल की उम्र में मौत के बाद उनके मसूरी स्थित घर को लेकर विवाद हो गया है। घर के केयरटेकर और बिल एटकिंस का अंतिम संस्कार करने वाले चौहान परिवार ने मसूरी कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई है। स्कॉटलैंड में जन्मे बिल एटकिंस भारत के होकर रह गए। इंडियन रेलवे समेत भारत की नदियों और यात्राओं पर उनकी किताबें काफ़ी चर्चा में रहीं।
बिल ने शादी नहीं की और मसूरी के चौहान फैमिली को अपना केयर टेकर घोषित किया। उन्होंने जीते जी हिंदू रीति रिवाज से अंतिम संस्कार करने की इच्छा जाहिर की थी। चौहान परिवार का कहना है कि बिल की इच्छा के मुताबिक उनका अंतिम संस्कार गुरुवार को हरिद्वार में किया गया। गए कुछ लोग और उन्होंने बिल साहब का वहाँ करीब बहुत बड़ा अमाउंट कैश भी रखा उन्होंने वहाँ, और 3 लाख तो मेरे सामने वहाँ पर था रखा, जो जिसकी मैं पूरी जानकारी है मुझे 3 लाख रुपए की, क्योंकि अभी उनकी 13वीं होनी है, सब कुछ होनी है, तो रखे गए थे 3 लाख रुपए और वहीं उन्होंने रखा था। 3 लाख रुपए उनका फर्नीचर है, उनका फ्रिज, गैस सिलेंडर्स, वॉशिंग मशीन और सारा जो किचन का सामान होता है, पूरा एक पर्सनल जो आदमी का होता है सामान, वो सारा वहाँ पड़ा है अभी, और वो लोग वहाँ घुस गए हैं। तो उन्होंने सारा सामान, वो भी मुझे पूरी उम्मीद है खुर्द-बुर्द कर दिया होगा।